हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोअर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। आज जो है ये हमारी इसकी पहली क्लास है। इसके साथ साथ मेरी अकाउंट्स की और सोशल सिक्योरिटी की पैरेलली क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, जिसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। आप जब हमारे चैनल पे जाओगे और देखोगे तो एक सेपरेट आपको प्लेलिस्ट दिखेगी अकाउंट्स की एंड सोशल सिक्योरिटी की। अकाउंट्स की ऑलरेडी जो है 5 लेक्चर डल चुके हैं एंड सोशल सिक्योरिटी की ऑलरेडी 2 लेक्चर डल चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को नहीं देखा आप प्लीज़ जाओ और क्लास को देखो। तो फिर चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी बेटी एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू इसकी तरफ से भी। एंड जितने भी वीडियोस डिले हो रहे हैं तो उसमें इसके कारण भी हो रहे हैं बहुत सारे वीडियोस डिले। तो फिर चलिए हम लोग आ गए अपनी आज की क्लास पे। आज जो है देखो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की ये पहली क्लास है, जिसमें कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखो ये तो सबसे पहले सिलेबस बहुत ही वास्ट है एंड दूसरी ये कि लेकिन यह है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी से आएंगे। एंड मैंने क्या किया है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पूरे सिलेबस को इसके 26 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है एंड 3 मेजर टॉपिक्स हैं, जिसमें टोटल अगर आप चैप्टर्स अगर लोगे तो 26 चैप्टर्स में जो है मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, और लेकिन आपको सुनने में लग रहा है कि ये 26 चैप्टर्स है, बट मैंने इसको इतनी ब्यूटीफुली तरीके से मैंने इसको पूरी क्या बोलूँ, इसको मैंने सरल बनाया है कि आपको लगेगा भी नहीं कि भाई कैसे मक्खन की तरह चैप्टर जो है वो पूरे खत्म हो गए। एंड उस पर बेस्ड मैंने आपको MCQs भी मैं साथ साथ क्लास में करवाती रहूँगी। देखो मैं कोई यहाँ पे 1500 पेजेस की बुक नहीं, मैं चाहती तो 1500 पेजेस की बुक छाप देती इस पर, बट उससे कुछ नहीं होता है यार। मैं खुद बोर हो जाती हूँ पढ़ करके कि उससे निकालने कैसे हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये कि उन सब बुक्स को पढ़ के आपको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं साथ के साथ हर एक टॉपिक के साथ आपको MCQ करवाती जाऊँगी 5-10, ताकि आपको समझ में आए कि भाई एग्जाम के क्वेश्चन ही मैं उठाऊंगी और एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो आप उसी एग्जाम मोड से ही जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से लेकर चलते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले आगे। ये सब मेंबर्स ने जो है हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। देखो मेंबर्स, इन सब मेंबर्स को फ़ायदा क्या मिलेगा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 2-4 घंटे पहले इनको दिखेंगे मेंबर्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको पहले दिखेंगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्लासेस सबके लिए फ्री है, तो आपको भी दिखेंगी, बट आपको कुछ समय बाद दिखेगा, इनको कुछ समय पहले दिखेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी आज की इंडेक्स पे। जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड सारे कंटेंट्स आपको जो है सारे, जैसा कि आपको निखिल सर ने प्रॉमिस किया है, सब कुछ आपको फ्री में क्लासेस EPFO की पूरी यहीं पे मिलेगी। एंड जो भी PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को भी जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये आ गए हम लोग अपनी आज की इंडेक्स पे। देखो इसको पूरे सिलेबस को जो है मैंने कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, पूरे 26 चैप्टर्स में मैंने बांटा है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें देखो कितने चैप्टर्स हैं, इसमें 12 चैप्टर्स हैं। देखो टोटल इसमें जो है वो 12 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में अगर हम आते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। चैप्टर 2 में अगर आए तो इंडियन लेबर फोर्स। चैप्टर 3 इज ट्रेड यूनियन। चैप्टर 4 कलेक्टिव बार्गेनिंग। 5th इज इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर। एंड चैप्टर 6 जो है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अगला है लेबर वेलफेयर, फिर वेजेज, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड बाकी जो हमारे छोटे मोटे जो छिटपुट हैं उसको मैंने मिसलेनियस में डाला है। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक 1। अब यही खत्म नहीं होता है, ये जो टॉपिक 1 है ये है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है वो है लेबर लॉज। लेबर लॉज में देखो यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर 13 टू चैप्टर 22। इसमें क्या क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो आप देखते हो मेजरली जो एक्ट देखते हो वो यही है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस। और इसके अलावा भी जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह ये सब है, ये सब सबको मैं मिसलेनियस बोल करके चैप्टर्स में डाल दूंगी। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारा अमेंडमेंट अभी आया है लेबर में क्या अमेंडमेंट आया है, इसमें लेबर लॉज में यही अमेंडमेंट आया कि लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 3 इज लेबर कोड्स। ठीक है, ये 4 कोड आए हुए हैं। ठीक है, 2020 में। एंड क्या क्या है ये, चैप्टर 23 में द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड द सोशल सिक्योरिटी कोड,
एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये हमारे 4 कोड आए हैं। तो आज की जो हमारी ये पहली क्लास है, मैंने सोचा क्यों ना इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप शुरुआत में ही बॉग डाउन ना फील करने लग जाओ, तो मैं स्टार्ट करूंगी आज लेबर कोड से। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 23, द कोड ऑन वेजेस 2019। ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले यहाँ पे देखो कि चारों लेबर कोड तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बट आपको ये कन्फ्यूजन आ रही होगी कि लेबर कोड स्टार्ट करने से पहले ये तो बताओ कि लेबर कोड होती क्या है लेबर कोड। लेबर कोड देखो क्या है कि इंडिया में 40 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लेबर लॉज हैं। ठीक है, दोनों सेंट्रल और स्टेट लॉ मिला करके इस लॉ को जो है कंपाइल करके 4 कोड में डाला गया। ठीक है, 4 लेबर कोड में डाला गया, यही है लेबर कोड। और लेबर कोड इज बेसिकली अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो कि कंबाइन करता है बहुत सारे लॉ को मिला करके 4 कोड में डाल दिया गया, इस 40 लॉ को। नेक्स्ट हमारे देखो कौन कौन से वो लेबर कोड हैं, एक बार यहाँ पे हम लोग समरी देख लेते हैं। द 4 लेबर कोड जो यहाँ पे हैं, पहला है कोड ऑन वेजेस एक्ट जो कि डील करता है किससे, तो वेजेज से, पेमेंट से, मिनिमम वेज, बोनस, इक्वल रेमुनरेशन। ये रिप्लेस करता है 4 तरह के पुराने। आगे हम लोग सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, डोंट वरी, हमारा आज का पहला चैप्टर ही इसी पे है। एंड सेकंड जो कोड है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। एंड थर्ड इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। एंड फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ये हमारे 4 कोड हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लेबर कोड क्या है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। जो लेबर कोड है, ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का जो है वो क्या पर्पस रहा होगा, क्यों उन्होंने जो है वो 40 लेबर लॉ को 4 तरह के कोड में बांट दिया। तो देखो पर्पस ये है कि सबसे पहले बहुत सारे लॉज की वजह से कन्फ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी यूनिफॉर्मिटी मतलब कॉमन डेफिनेशंस, यानी कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है एक समानता, जो हर एक जगह, मान लो कि किसी स्टेट में मान लो कोई लेबर लॉ है, दूसरे स्टेट में कुछ और लॉ है, तीसरे स्टेट में कुछ और है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, अलग अलग है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कोड लाया गया। ठीक है, थर्ड इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि एम्प्लॉयर्स पे जो मान लो कि जो कंपनियां हैं, अगर मान लो कोई कंपनी झारखंड की है, कोई कंपनी हरियाणा की है, तो अलग अलग लॉ को, क्योंकि वहाँ पे स्टेट वाले लॉ को भी उनको कंप्लाई करना पड़ता है, तो अलग अलग फॉलो करना पड़ रहा है। तो बिजनेस के लिए भी काफ़ी ये हो जा रहा है ना, बर्डनसम हो जा रहा है। तो उनके लिए भी जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है अगर ऐसा कोड में आ जाता है, यूनिफॉर्मिटी अगर आ जाती है तो। फोर्थ यहाँ पे देखो क्या है कि वर्कर का वेलफेयर भी है, क्योंकि इस कोड में बहुत सारे ऐसे, देखो वो जो लेबर लॉ थे ये तो काफ़ी पुराने हैं, तो इससे क्या हुआ कि उसके जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यानी कि दे आर नॉट एनी मोर यूजफुल। अब वो यूजफुल नहीं रहे, या फिर अभी के सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए उसमें प्रोविजंस डाले नहीं गए हैं। तो लेबर कोड जब आया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इशूज़ आजकल चल रही है, इसको जो है वो एड्रेस किया गया। ठीक है, अडेप्टिबिलिटी यानी कि कवर करता है न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क, जैसे कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसको मैं अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगी कि क्या है ये। ठीक है, स्टेटस, ऑल 4 लेबर कोड्स हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट के द्वारा पास हो चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन अभी पेंडिंग है बिकॉज रूल्स नीड टू बी फ्रेम्ड बाय बोथ, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर तय करेंगी। तो अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन ये पेंडिंग है। ठीक है, तो ये है हमारा, इसलिए इसको कोड बोल रहे हैं। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब इसको एक्ट बोलेंगे। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो लेबर कोड्स आर द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया, जो कि कंसोलिडेट करते हैं 29 टाइप के मेजर सेंट्रल लॉ और 4 टाइप के जो है वो 29 जो है सेंट्रल लॉ और बाकी जो रिमेनिंग जो 40 में से है वो स्टेट लॉ, इसको जो है वो कंपाइल करके बनाएंगे। ठीक है, कोडेड जो है वही यही है, 4 कोड आए हैं। एक कोड जो है वो रिलेटेड है वेजेस से लेकर के, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन से लेकर, थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी से लेकर के, एंड फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग अपनी अगली जो आज की जो मेन टॉपिक जिससे हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 23, द कोड ऑन वेजेस एक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे एंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा जो है ये समरी है, आप इसको देख लेना। एक क्विक समरी है कि कब कौन से ईयर में कौन सा लेबर लॉ आया, कितने एक्ट जो है इसके अंदर सबज्यूम हो गए, यानी कि कितने पुराने एक्ट इसके अंदर डल के ये एक कोड बन गया, और ये किस एरिया पे फोकस करता है इसके बारे में यहाँ पे ये चार्ट दी हुई है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 23 पे हम लोग आ गए, द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज देखो ये न्यूली कोड अभी जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इससे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, श्योर है। ठीक है, ये आप एकदम 100% गारंटी कि इन सबसे क्वेश्चंस कोड से आने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो द कोड ऑन वेजेस 2019 एक्ट जो है इसके क्या ऑब्जेक्टिव क्या हैं।
सबसे पहले टू कंसोलिडेट करना मतलब एक बहुत सारी चीज़ जब अलग अलग खुली हुई होती है, जब आप उसको एक साथ मिलाते हो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। एंड जो भी लॉ थे, जैसे मान लो मल्टीपल लॉज है ना, जैसे वेजेज से रिलेटेड, वेजेज क्या होता है यार, वेजेज सैलरी बोलते हैं, मतलब जो वर्कर्स को मिलते हैं उसको वेजेस कहते हैं, ठीक है। डेली पे भी हो सकता है, मंथली पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वेजेस से रिलेटेड जो भी लॉ हैं, बोनस से रिलेटेड लॉ है, रेमुनरेशन से रिलेटेड लॉ हैं, ये सब अलग अलग बहुत सारे लॉ थे, इन सबको एक करना सबसे पहले कि भाई इतने सारे अलग अलग खुले हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो कंसोलिडेट करना, और ये इसमें जो द कोड ऑन वेजेस 2019 में पहले पुराने के 4 लॉ को मिला करके ये बनाया गया है कोड। कौन कौन से वो लॉ हैं? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फर्स्ट, नंबर 2 इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट, थर्ड इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एंड फोर्थ इज इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं एंड डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपको कि बताओ कि कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनमें से कौन से जो हैं वो द कोड ऑन वेजेस एक्ट में नहीं है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये कोड जो है वो किस पे अप्लाई होगा? तो ये कोड जो है वो अप्लाई होगा सारे ही एम्प्लॉयज़ पे, वर्कर्स पे, दोनों में, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे फिर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, दोनों ही जगह, ठीक है। एक्सेप्ट सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस या फिर डिफेंस जो है उनको सिक्योरिटी से रिलेटेड को छोड़ करके नॉर्मली ये सब पे अप्लाई होगा। एंड अनलाइक द ओल्ड लॉज देयर इज़ नो वेज सीलिंग और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस। ये कवर करता है सारे ही वर्कर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने वेजेस से नीचे वर्कर को कवर नहीं किए जाएंगे, सारे ही वर्कर्स को कोड में कवर किया जा रहा है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, सोचो, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इसमें जो इस कोड के अंदर वेजेस की क्या डेफिनेशन दी हुई है ये देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं कि वेजेस के डेफिनेशन में ये आएगा कि नहीं आएगा। बेसिक पे इंक्लूड होगा, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा, डीए, एंड ये जो है रिटेनिंग अलाउंस ये है, ठीक है। रिटेनिंग जो अलाउंस है ये भी ऐड होगा वेजेस में। एंड एक्सक्लूड करेगा इसमें क्या क्या ऐड नहीं होगा, तो हाउस रेंट अलाउंस ऐड नहीं होगा, बोनस ऐड नहीं होगा, पेंशन ऐड नहीं होगा, कन्वेंस अलाउंस ऐड नहीं होगा। एंड इफ इट एक्सक्लूड करता है एक्सक्लूजन्स, अगर मान लो एक्सक्लूजन्स जो है वो 50% ऑफ द टोटल जितने मिल रहे हैं रेमुनरेशन, टोटल जितनी सैलरी मिल रही है उससे 50% से ज़्यादा अगर एक्सक्लूजन्स हो रहे हैं तो जो एक्सेस है जो वापस से वेजेज में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आया कि कितना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। तो इससे आपको लगता है ना कि इससे एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में, इजीली बनेंगे इससे। ध्यान से देखो वेजेस में क्या क्या आएंगे, मेरे साथ साथ याद करो ताकि अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़े। वेजेस में क्या क्या आएंगे, बेसिक पे, डीए, डियरनेस अलावेंस, एंड थर्ड इज ये रिटेनिंग अलावेंस। क्या क्या नहीं आएगा, तो बाकी सब कुछ नहीं आएगा। हाउस रेंट वाला नहीं आ रहा है, कन्वेंस नहीं आ रहा है, बोनस नहीं आ रहा है, पेंशन नहीं आ रहा है। और अगर मान लो जो जो नहीं आ रहा है उन सबको जोड़ करके अगर टोटल रेमुनरेशन की 50% कर दो, मान लो आपको टोटल रेमुनरेशन जो है वो 15,000 रुपये है, ठीक है। और जो जो नहीं आ रहे, जो जो एक्सक्लूड आप किए हो, मान लो कि आप 7,000 के जो है लगभग जो आपकी परक्विजिट है, यानी कि लगभग उतने अमाउंट की जो आपकी सैलरी का जो पोर्शन है जिसको एक्सक्लूड किया जा रहा है वो अगर 7,000 है और 50% ज़्यादा है, 50 यहाँ पे देखो 50% ऑफ टोटल रेमुनरेशन, यानी कि मेरी टोटल जो है वो कितनी है, 15,000 मान लो, मतलब 15,000 रुपये है, ठीक है। 15,000 में मान लो कि टोटल एक्सक्लूजन मेरे 8,000 रुपये हैं, तो 50% से ज़्यादा हो गया ना, 7,500 से ज़्यादा हो गया, तो वापस से जो एक्सेस अमाउंट है वो वेजेस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये है प्रोविज़न। दूसरा हमारा क्या है, देखो मिनिमम वेज का यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया हुआ है इस कोड में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करेगा एक नेशनल फ्लोर वेज, यानी कि नेशनल लेवल पे एक मिनिमम क्या वेज होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, ठीक है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कांट फिक्स, स्टेट गवर्नमेंट कांट फिक्स मिनिमम वेज बिलो द फ्लोर वेज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो तय कर देगी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो 200 रुपये पर डे अगर तय कर दिया, तो उससे नीचे जो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती है मिनिमम वेज को। तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड इज मिनिमम वेज विल डिपेंड करेगा ऑन द स्किल कैटेगरी एंड द ज्योग्राफी, इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाते हैं प्रोविजन पे। तो पेमेंट ऑफ वेजेज, पेमेंट को लेके क्या प्रोविजन है इस कोड में, तो वेजेज मस्ट बी पेड विद इन 7th डे जो है ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कि आपकी जो मार्च की सैलरी है वो आपको अगले महीने के 7th ऑफ अप्रैल से, ठीक है, उसके अंदर पे हो जानी चाहिए फॉर लार्जर इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो लार्जर कंपनियां हैं। और आप 10 तक मैक्सिमम जो है आप कहाँ तक खींच सकते हो, तो 10 ऑफ अगली मंथ, 10 तारीख ऑफ अगले मंथ, ठीक है। एंड किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो वेज के, तो कैश से भी दे सकते हो, चेक से भी दे सकते हो। देखो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कि कैश से पेमेंट हो सकता है कि ऐसा कोड में मेंशन है क्या, तो कोड में ऐसा मेंशनड है, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन हमारा क्या है, तो इक्वल रेमुनरेशन। नो एम्प्लॉयर कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर
मान लो कि मैनेजर की पोस्ट है और फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट हैं, तो आप फीमेल को जो है वो कम सैलरी दे रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो जेंडर फीमेल है, तो आप उसको कम सैलरी नहीं दे सकते हो, ठीक है। जेंडर की वजह से कुछ नहीं होगा, और जहाँ पे वर्क सिमिलर हो आप वेजेस कम नहीं दे सकते हो, ठीक है। बोनस की अगर हम बात करें, बोनस को लेकर क्या प्रोविजन दी हुई है कोड में, तो एम्प्लॉय जो कि अर्निंग वेजेज अप टू अ नोटिफाइड वेज सीलिंग, जो कि गवर्नमेंट तय करेगी कि इतने वेजेज हैं, उसको जो है वो एनुअल बोनस मिलेगा ही मिलेगा, बोनस मिलना फिक्स है। एंड बोनस जो है वो कितना मिलेगा 8.33% टू 20% ऑफ द वेजेज, जितने उसको मिलते हैं इतना बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। जब से ये कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये रूल हो जाएगा बोनस को लेकर के, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे ऑथोरिटीज़ जो है, कौन कौन से लोग जो हैं इसके ये करेंगे, जैसे ऑथोरिटीज़ मतलब कौन से कहाँ जाओगे अगर आप कुछ गड़बड़ हुई, कुछ डिस्प्यूट हुई, तो आप कहाँ जाओगे एडजुडिकेशन के लिए। तो द कोड प्रोवाइड्स फॉर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, सबसे पहले कंप्लायंस को चेक करने के लिए इंस्पेक्टर्स होंगे, एंड फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज के लिए क्या होंगे, एडवाइजरी बोर्ड्स होंगी, एंड एपेलेट अथॉरिटी होंगी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो, ठीक है। पेनल्टी जो है इस कोड के अंदर क्या क्या दी हुई है, पेनल्टीज दी हुई है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेज, अगर आप वेजेज जो है जितने तय हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं देते हो तो फाइन देना पड़ेगा आपको, अप टू 50,000 तक फाइन कंपनी को देना पड़ेगा। एंड रिपीट ऑफेंस अगर आप करते हो, कि मान लो कि आपने एक बार ऐसा किया, ठीक है, आपको फाइन देना पड़ेगा, आपने दोबारा वही हरकत की, यानी कि रिपीट कर रहे हो आप अपने उसको ऑफेंस को, तो आपको जो है वो जेल हो सकती है अप टू 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स तक मैक्सिमम आपको जेल हो सकती है। एंड फाइन आपको हो सकता है अप टू 1 लाख, यानी कि मैक्सिमम 1 लाख तक आपको फाइन हो सकता है। तो आपको ये पेनल्टी भी यू हैव टू रिमेंबर फॉर एग्जाम में पेनल्टी भी आ सकती है एमसीक्यू बन के, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इस कोड से क्या बेनिफिट होने वाला है, इस कोड से बेनिफिट ये है कि यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेज होगा ना हर जगह। मान लो कि कोई भी झारखंड में वेजेस का डेफिनेशन कोई और है, हरियाणा में वेजेस को डेफिनेशन कोई और है, तो पूरे कंट्री में एक मिनिमम वेज की डेफिनेशन तो सेम हो गई, ठीक है। एंड दूसरी सिंप्लीफिकेशन, ऑब्वियसली जितने सारे लॉ हट के अगर 4 कोड बन रहे हैं तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया लॉ। थर्ड इज यूनिवर्सल कवरेज, यानी कि सारे ही इसमें इंप्लॉयज़ और वर्कर कवर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज किया जाएगा, क्योंकि पहले तो ये सब डिजिटल पेमेंट बोल करके प्रोविजन ऐड नहीं किया गया था ना उसमें पहले, क्योंकि पुराने उस समय बने 1944 कब के पुराने लॉ है, उसमें डिजिटल थोड़ी ना किसी को पता था कुछ भी डिजिटली भी कभी पेमेंट होगा, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब हम लोग जो है एमसीक्यू देखेंगे, ये था हमारा ये कोड ऑन वेजेस एक्ट। अब इस पे बेस्ट हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। अगर उसमें अब आपको देखो कहानी छापना है तो 20 पेज की कहानी आपको आराम से मिल जाएगी। आप कोई भी लेबर लॉ की बुक उठा लो मार्केट से, आप देखोगे उसमें भर भर के 50 पेज कहानी छापे हुए हैं, जबकि उससे निकलता क्रक्स कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे कोड ऑन वेजेस एक्ट पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, द कोड ऑन वेजेस 2019 कंसोलिडेट करता है कितने तरह के लेबर लॉ को ये अपने अंदर समाया हुआ है। तो मैंने आपको इसमें पढ़ाया आज की क्लास में 4 तरह के लेबर लॉ, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट सबज्यूम्ड अंडर द कोड ऑन वेजेस एक्ट। मैंने आपको बोला था कि ये जरूर याद रखना कि चारों का नाम, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से जो है इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड इतना कौन से जो है इसके अंदर नहीं आ रहे हैं द कोड ऑन वेजेस 2019 में। तो आंसर होगा डी, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसमें नहीं आ रहा है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, द कोड ऑन वेजेस 2019 रिसीव द प्रेसिडेंट का असेंट, किस दिन उसको असेंट मिला प्रेसिडेंट का, इस कोड को, ठीक है। आपको तो लॉ के नियम जो पता होंगे कि लॉ कैसे बनती है, जब मैं पॉलिटी की क्लास लूँगी तो मैं आपको इसको भी डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना करंट अफेयर्स की जो है वो क्लासेस स्टार्ट करूँ। तो आपका क्या विचार है इस पर, आप क्या चाहते हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको पसंद आएगा या नहीं। एंड अब तक आपको कैसी लग रही है सारी क्लासेस, अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन या एडिशंस करना हो कुछ भी, तो आप यू आर फ्री कि आप मुझे सजेशन दो कॉमेंट बॉक्स में कि ये ऐड करो ये ऐड करो। मैं सबकी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो किस दिन प्रेसिडेंट का जो है असेंट मिला यहाँ पे, तो 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर 1 1 जुलाई 2019, 8 ऑफ अगस्त 2019, 1 जनवरी एंड 26 जनवरी। तो 8 ऑफ अगस्त को, ठीक है, 8 ऑफ अगस्त को जो है वो इसी दिन प्रेसिडेंट का जो है वो असेंट मिला है द कोड ऑन वेजेस 2019 को, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशनल फ्लोर वेज
अच्छा हाँ, एक और बात कि जिसने भी हमारे अभी तक इंस्टाग्राम पेज को अभी तक अगर नहीं अभी किया है फॉलो, तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज भी है नोवर निखिल क्लासेस बोल के, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो कर लो, एंड जो भी क्लास की जो अनाउंसमेंट नोटिफिकेशंस होती है आप वहाँ पर भी जो है पोस्ट होती रहती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशनल फ्लोर वेज जो है अंडर द कोड ऑन वेजेज इज टू बी फिक्स्ड बाय, इसको कौन फिक्स करेगा? तो हम लोग आज की क्लास में इसको पढ़ चुके हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, नेशनल फ्लोर वेज एंड वेजेज। और दूसरी क्या थी प्रोविजन कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके नीचे वेजेस नहीं तय कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा अपना वेजेस। नंबर 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, द वेजेज जो है इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन से जो है कंपोनेंट वेजेस इंक्लूड करेगा? देखो ये भी था ना, कौन कौन से इंक्लूजन होंगे, कौन से एक्सक्लूजन होंगे। तो बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, याद आया, ये इंक्लूड होगा। बोनस, पेंशन, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कुछ एक्सक्लूड होगा। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेमेंट ऑफ वेजेज मस्ट बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द वेज पीरियड जो है वो एंड हो जाता है। तो ठीक है, 3rd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 7th, 10th और 15th। 7th होगा, ठीक है, एंड कुछ केसेस में 10th भी अलाउड है। तो डोंट वरी, एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस, अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो तो आपको मार्क्स इसके मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन में दोनों है, 7th है और मैक्सिमम कब तक कर सकते हो, तो 10th कर सकते हो। चलिए चलते हैं हम लोग आगे की स्लाइड पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने और भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और मैं बता दूं कि ये मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं ये तो मैंने सैंपल पे डाले हुए, मैं अलग से एक पूरी बुकलेट निकालने वाली हूँ एमसीक्यू की, सारे ही सब्जेक्ट के ईपीएफओ को लेकर के। कम से कम 100 क्वेश्चंस जो है हर एक सब्जेक्ट पे मैं निकालूंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चंस उससे आएँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्वियसली कहाँ से आएंगे, अंतरिक्ष से तो क्वेश्चंस आ नहीं जाएंगे, क्वेश्चन सिलेबस से ही आने वाले हैं। तो मैं 100 क्वेश्चंस के जो है वो पूरी की पूरी बुकलेट एक बनाने वाली हूँ, जो कि आपको आगे मिलेंगी वो सब। ठीक है, तो अंडर द कोड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अंडर द कोड एम्प्लॉयर्स मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट इन वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ, क्या था हमारा, किसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो जेंडर के बेस पे नहीं करना है। द मिनिमम ऐसा मेंशन्ड है इस पे, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग, आपको ये भी लग सकता है कि भाई कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इस पे भी तो नहीं करनी चाहिए, जबकि वहाँ पे प्रोविजन में जेंडर मेंशन्ड है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट ऑफ द बोनस पेएबल अंडर द कोड इज, मिनिमम कितना देना और मैक्सिमम कितना देना हमने क्या पढ़ा था, 8.33 इज मिनिमम एंड 20% जो है मैक्सिमम पे है ये बोनस के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कोड ऑन वेजेस जो है वो अप्लाई करता है किस पे, सारे ओनली फैक्ट्री वर्कर्स पे, ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स पे, ऑल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, क्या होगा आंसर, तो सी ऑल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, सब पे ही कोड ऑन वेजेस जो है वो अप्लाई होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि क्लासेज जो है आप लंबी करो, बहुत छोटी क्लास रख रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि हमने जो है पूरी की पूरी कोड ऑन वेजेस जो है ये एक क्लास में कवर कर रहे हैं यार। इसको देखो आप, बहुत लोग जो हैं ऐसे खींच के इसी कोड ऑन वेज एक्ट को 5 लेक्चर तक लेके जाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अपने एक लेक्चर में, उनके 2 घंटे के लेक्चर में 5 एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई करने का स्टाइल यही है, मैं एकदम सिलेबस को काफ़ी स्टिक करती हूँ, जितने पूछे जाएंगे जो रेलेवेंट है बस उतना ही मैं पढ़ती हूँ खुद भी, तो मैं आपको भी उसी ढंग से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो क्रिस्प एंड शॉर्ट कहते हैं ना, वही है हमारी क्लास और हमारे नोट्स दोनों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेज के लिए फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, याद है उसमें 2 प्रोविजन दिए हुए थे, एक पहला ऑफेंस के लिए और दूसरा था रिपीट अगर ऑफेंस हो रही है तो। पहला ऑफेंस में क्या है पेनल्टी, तो आंसर इज 50,000। ठीक है, तो इसको साथ साथ मैंने सारे एमसीक्यूज भी करा दिए। जब आप एमसीक्यूज के फॉर्म में करते हो, कोई भी थ्योरी को पढ़ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाती है जब आप क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ रहे होते हो। तो मुझे लगा कि मेरा क्योंकि पढ़ने का यही स्टाइल है, तो मैंने आपको सोचा क्यों ना मैं साथ साथ टॉपिक करवाऊँ, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी डालते जाऊँ। अब से हमारी सारी ही क्लासेस में यही हमारा अप्रोच होगा, पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम लोग उस पर बेस्ड एमसीक्यू भी साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, मैंने इसको करंट अफेयर से भी लिंक किया है इस चैप्टर को, गिग इकोनॉमी। ये डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हाँ ये करंट अफेयर में जरूर आता है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गिग इकोनॉमी क्या होती है, देखो गिग इकोनॉमी सबसे पहले समझो कि आजकल जो है जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे, आपको क्या लग रहा है कि सारे जो एम्प्लॉयमेंट आजकल होते हैं या क्या परमानेंट होते हैं, परमानेंट होते नहीं, आप देखोगे बहुत सारे टेम्पररी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्रीलांसिंग वाले वर्क होते हैं, टेम्पररी पोजीशंस होती हैं एज अपोज टू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। परमानेंट एम्प्लॉयड की जगह पे छोटे छोटे होते हैं, मान लो 2 महीने के लिए काम कर लिया, पार्ट टाइम काम कर लिया, ठीक है ये सब।
तो इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। तो इन द गिग इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स जो है ऑफन जो वर्क करते हैं ये लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, टास्क बेसिस पे कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो इसको जो है क्या कहते हैं, इस इकोनॉमी को, इस सेटअप को गिग इकोनॉमी कहते हैं। और जो वर्कर्स हैं उस पर जो इससे काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग गिग वर्कर्स, ठीक है। गिग वर्कर्स आर द पर्सन हु वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल, जो हमारा एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप चल रहा है उसके आउटसाइड होकर के जो काम करते हैं वो है हमारे गिग वर्कर्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ओला उबर के जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं स्विगी में, जोमेटो में, ठीक है, हमारे जो फ्रीलांसर्स जो हैं इस पे वर्क जो हमारे करते हैं, एंड जो ट्यूटर्स जो आप देखोगे कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो ट्यूटर पढ़ाते हैं, तो ये सारे जो है वो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है। गिग इकोनॉमी का पार्ट है ये लोग, ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे। अब देखो गिग वर्कर्स के बारे में अगर थोड़ा और देखें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है। गिग वर्कर्स को भी अगेन दो पार्ट में बांटा जा सकता है, प्लेटफॉर्म वर्कर और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है ना, वर्क इज ऑर्गेनाइज, जब कोई आपको एक प्लेटफॉर्म आपको जो है वर्क ऑर्गेनाइज करके देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो कि स्विगी हो गए, जोमेटो हो गए, ओला उबर कंपनी हो गई, ये सब आपको एक प्लेटफॉर्म है जो आपको नौकरी दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब हो गए प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नेक्स्ट जो हमारा नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स है, ये क्या है कि वर्क इज़ डन ऑफलाइन और इंडिपेंडेंट, कोई ऐप के जरिए नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिशियन है, वो वर्क बेसिस पे काम करते हैं, प्लम्बर्स हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, पार्ट टाइम ट्यूटर्स हो गए, ठीक है। इन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं मिला है, ये लोग जैसे काम मिलता है जब जैसे मिला उस हिसाब से काम कर लिया, ठीक है। गिग वर्कर्स का लेबर कोड में कहाँ पोजिशन मिला है, कैसे कवर किया गया इसको, जो पहले जो हमारे अर्लियर जो लेबर लॉज थे उसमें गिग वर्कर बोल के कोई प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि उस वक्त गिग वर्कर बोल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उसके बारे में कोई सिक्योरिटी ही नहीं थी उनको, क्योंकि उनके बारे में कोई कवरेज ही नहीं है। तो इस बार जो लेबर कोड जो बना, ये सब सारी चीज़ें, सारे इशूज़ को कवर करते हुए बनाई गई, और गिग वर्कर के लिए भी उसमें प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो गिग वर्कर्स इन इंडियन लेबर कोड में रिकॉग्नाइज किया गया फॉर्मली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इसको कवर किया गया है, वेजेस एक्ट में नहीं। हम लोग जब पढ़ेंगे इसके क्लास चैप्टर नंबर आई थिंक 25 है वो, तो उसमें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में उसको ऐड किया गया, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, तो गिग वर्कर तो बता दिया हमने कि क्या है, तो जो आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय अरेंजमेंट के बाद काम करते हैं। एंड दूसरी प्लेटफॉर्म वर्कर कौन होते हैं, जिसको कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है उस पर वर्क करने के लिए। फीचर्स क्या होते हैं गिग वर्क का, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि आपको 9 to 6 जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की। एंड दूसरी की कोई फिक्स्ड एम्प्लॉय आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, आपको वो टास्क के बेसिस पे पे किया जाता है, और कोई ट्रेडिशनल लेकिन बेनिफिट भी नहीं है, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी जो आपको मिल रही होती है एक नॉर्मली परमानेंट जॉब में, वो सब आपको इसमें नहीं मिलती है। गिग इकोनॉमी अगर इंडिया में अभी करंट स्टेटस की अगर हम बात करें, तो जो नीति आयोग की जो हमारी रिपोर्ट है 2022 की, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग यहाँ पे गिग वर्कर्स हैं, तो लगभग 7.7 मिलियन लोग जो हैं वो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, एज ऑन 2021 में। एंड एक्सपेक्टेड टू रीच कि ये 23 मिलियन, 3 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है, 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाएंगे 2030 तक। एंड कौन कौन से सेक्टर्स इसमें मेजरली इसमें कवर हो रहे हैं, तो आईटी सेक्टर्स, कंटेंट राइटिंग एंड फूड डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं हमारे, ट्रांसपोर्ट, हाउस होल्ड सर्विसेज, ये सब सारे जो है इसमें भर भर के गिग इकोनॉमी में ये सब इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया फॉर गिग वर्कर्स के लिए, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इसको डाला गया, इसके लिए इससे रिलेटेड प्रोविजन, इसके बारे में वेलफेयर स्कीम्स इसको प्रोवाइड की गई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू हेल्थ जो स्कीम्स है, मैटरनिटी से रिलेटेड, ओल्ड एज से रिलेटेड सारे बेनिफिट में इसको कवर किया गया। एंड कंटेन करता है एक सेपरेट सेक्शन ऑन गिग इकोनॉमी एंड इम्पोज करता है एन ऑब्लिगेशन ऑन गिग एम्प्लॉयर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल सिक्योरिटी फंड टू बी हैंडल बाय द गवर्नमेंट लेड। इतना मतलब इससे रिलेटेड एक डेडिकेटली वो लोग फंड बना रहे हैं इनके वेलफेयर के लिए। एंड दूसरा और क्या किया गया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड में, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम नहीं कर रहे हैं उनके सारे वर्कर्स का एक पूरा वो डेटाबेस है। थर्ड इज स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स लिए गए बहुत सारे, जैसे कुछ स्टेट राजस्थान वगैरह हैं, वो सब एक वेलफेयर पूरे बोर्ड बना रहे हैं इसके लिए, गिग वर्कर्स के लिए। तो ये सब इनिशिएटिव्स जो है सरकार ने लिया गिग वर्कर। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्टली लेबर कोड से रिलेटेड है एंड ऑल्सो लिंक्ड विद द करंट अफेयर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे।
अब देखो मैंने गिग वर्कर को लेकर के भी एमसीक्यू डाले हुए हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे गिग वर्कर्स पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले, हु आर कॉल्ड गिग वर्कर्स, किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज वर्कर्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब, वर्कर्स एंगेज्ड इन टेम्पररी फ्लेक्सिबल एंड टास्क बेस्ड जॉब, वर्कर्स जो कि अंडर फिक्स्ड मंथली जो है वो सैलरी में, एंड ओनली IT सेक्टर्स एम्प्लॉय। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली वर्कर्स एंगेज्ड इन टेम्पररी फ्लेक्सिबल। अब तो आंसर मुझे खुद ही करो, मैं क्लास ही ऐसा समझा रही हूँ आपको कि आप खुद ही आंसर करोगे। तो मैंने कितना सरल बना दिया। आप देखो कोड एंड वेजेज एक्ट सुन के कैसा लग रहा था? सुन के ही पहाड़ लग रहा था भाई, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में ऐसा क्या होने वाला है इतना वास्ट चैप्टर में। बट आप देखो कितनी इजीली आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपसे क्वेश्चन यूं सॉल्व होंगी वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द टर्म प्लेटफॉर्म वर्कर स्पेसिफिकली रेफर्स टू गिग वर्कर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज वर्क ओनली इन फैक्ट्रीज, वर्क थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड वर्क एज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर बी, दैट इज वर्क थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको कहते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेयर फॉर्मली डिफाइंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर विच लेबर कोड, किस में डिफाइन किया गया? तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसको। ऑप्शन नंबर ए इज कोड ऑन वेजेज एक्ट, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो इसमें आंसर होगा बी, दैट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इनको इंक्लूड किया गया। Question number 4 is which portal was launched by the government of India in 2021 for the registration of unorganized and gig workers? कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसको, उद्योग मित्र ई श्रम पोर्टल। देखो इससे क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन से लेबर लॉ के भी क्वेश्चन आ गए और गवर्नमेंट स्कीम जो हम लोग सोशल सिक्योरिटी में हम लोग कर रहे हैं। जिसने भी हमारी क्लासेस को नहीं देखी है सोशल सिक्योरिटी, आप जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब में पूरी डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी के 2 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, अकाउंट्स के हो गए हैं अपलोड। पूरी क्लास को देखो, स्किप कर करके क्लास को मत देखो, कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो मैं ऐसे ही बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प पढ़ाती हूँ, मैं खींच खींच के क्लास को करवाने वाले में से नहीं हूँ, ठीक है। तो जितने भी मेरी जो क्लास रहती है वो एग्जैक्ट रहती है, एग्जैक्ट एकदम क्रिस्प रहती है। तो पूरी क्लास को सुना करो, कुछ भी करते हुए सुन लो यार, खाना खाते इसमें देख लो, कुछ भी करते इसमें देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गवर्नमेंट स्कीम से भी लिंक्ड है ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांस है। तो उद्योग मित्र, ई श्रम पोर्टल, स्टार्टअप इंडिया और श्रम शक्ति पोर्टल। देखो ये कितने कंफ्यूजिंग दोनों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और डी, ठीक है, ई श्रम और श्रम शक्ति। तो आंसर विल बी ई श्रम पोर्टल, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन इंडिया विच स्टेट हैज़ प्रपोज्ड अ वेलफेयर बोर्ड फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। किस स्टेट ने ऐसी पहल ली है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये भी हम लोग आज पढ़ाई कर चुके हैं। तो राजस्थान ने पहल ली है बोर्ड इस्टेब्लिश करने की, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो बस यही था हमारा आज का क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी आज की पूरी ये खत्म हो गई एक चैप्टर नंबर 23, दैट इज कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ठीक है। उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे, सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे क्या क्या है, और उस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे MCQ करेंगे ताकि हम लोग को एग्जाम में समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। मेनली यही है कि भाई क्वेश्चंस देखो तब आपको थ्योरी पढ़ने में मजा आएगा। आपको एक एक थ्योरी में एक एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भाई इस लाइन से भी एक क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। पहले ऐसे पढ़ो मत, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का सेशन। जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।